हिमालय की ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा हुआ था कानाफूसी वाला गांव। इसका नाम हवा के नाम पर रखा गया था, जो पेड़ों से होकर सीटी बजाती थी और दूर देशों की कहानियां लेकर आती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जीवन सरल था और कुदरत का ही राज चलता था। लेकिन बहादुरी, प्यार और जुदाई की तमाम कहानियों के बीच एक कहानी थी जो कानाफूसी वाले गांव पर साया करती थी। श्रापित पेड़ की कहानी। गांव के एकदम किनारे पर, जहां से जंगल पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करता था, एक अकेला ओक का पेड़ खड़ा था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उसके तने में एक दुष्ट आत्मा रहती है, एक बदला लेने वाली आत्मा जिसने हर उस शख्स को श्राप दिया था जिसने उसकी डालियों के नीचे सोने की हिम्मत की थी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर बार बताने पर डर और अंधविश्वास की एक नई परत चढ़ती गई। कहा जाता था कि यह पेड़ कभी एक पवित्र बगीचा हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहां गांव वाले अपने पूर्वजों का सम्मान करने और पहाड़ की आत्माओं को खुश करने के लिए इकट्ठा होते थे। एक दिन एक अजनबी आया, एक घुमक्कड़ साधु जिसकी आंखें हिमालय की चोटियों जितनी ठंडी थीं। क्रोधित होकर साधु ने बगीचे को शाप दे दिया, उसे एक अकेले ओक के पेड़ में बदल दिया जिसमें एक ताकतवर आत्मा रहती थी जो पहाड़ की रक्षा उन लोगों से करता था जो उसका अनादर करते थे। उस दिन से जो कोई भी ओक की मुड़ी हुई डालियों के नीचे सोया, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे कभी भी उसके पास न भटकें, और यहां तक कि सबसे बहादुर शिकारी भी रात होने के बाद उसके पास जाने से कतराते थे। रमेश और सुरेश दो दोस्त जितने अलग हो सकते हैं, उतने अलग थे। रमेश अपनी तेज बुद्धि और संक्रामक हंसी के साथ हमेशा लोगों का ध्यान खींचता था। दूसरी तरफ सुरेश शांत और विचारशील था। उसकी निगाहें अक्सर दूर की ओर टिकी रहती थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो। लेकिन उनके मतभेदों के बावजूद उनकी दोस्ती अटूट थी, जो साझा रोमांच और अज्ञात की प्यास की आग में तपकर और भी मजबूत हुई थी। जबकि दूसरे बच्चे श्रापित पेड़ का जिक्र सुनकर ही डर जाते थे, रमेश और सुरेश ने खुद को उसके रहस्य की ओर अजीब तरह से खींचते हुए पाया। जो लोग गायब हो गए, उनका क्या हुआ? क्या वाकई पेड़ श्रापित था या कोई और वजह थी? जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी उत्सुकता और भी तेज होती गई। श्रापित पेड़ की कहानी उनके ऊपर मंडराती रही, एक चुनौती जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने हर उस जानकारी को खंगाला जो उन्हें मिल सकती थी, बड़ों से सवाल किए, गांव के पुस्तकालय में फीके पड़ चुके खर्रों को गौर से देखा, लेकिन रहस्य और भी गहराता गया। एक ठंडी शाम, जब सूरज गांव पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रहा था, रमेश और सुरेश खुद को एक बार फिर जंगल के किनारे पर पाया। श्रापित पेड़ कुछ दूरी पर खड़ा था, उसका काला साया मरती हुई रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि क्या यह सब सच है? रमेश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। पेड़ के बारे में मेरा मतलब है। सुरेश ने धीरे से सिर हिलाया। हर दिन, उसने स्वीकार किया, लेकिन कोई भी पता लगाने की हिम्मत नहीं करता। हम श्रापित पेड़ के नीचे एक रात बिताते हैं। अगर हम सुबह तक वापस आ जाते हैं, तो हम गांव वालों को बताएंगे कि हमने क्या देखा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। रमेश और सुरेश ने अपनी हिम्मत और अपना सामान इकट्ठा किया। एक मोटा कंबल, एक लालटेन और एक मजबूत चाकू ही उनके और श्रापित पेड़ के रहस्यों के बीच था। उनकी योजना की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ लोगों ने इसे नौजवानों का दिखावा कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने डर और आशंका के मिश्रण के साथ देखा। वे जितना करीब आते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। अंत में वे खुले मैदान के किनारे पर खड़े थे। श्रापित पेड़ उनके सामने एक टेढ़े मेढ़े पहरेदार की तरह खड़ा था। एक गहरी सांस लेते हुए रमेश और सुरेश
खुले मैदान में कदम रखा। सूरज की आखिरी किरणें उनके पीछे फीकी पड़ रही थीं। जैसे ही अंधेरा जंगल में छा गया, तापमान गिर गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो बस उनकी अपनी सांसों की आवाज और कभी-कभी उनके पैरों के नीचे टहनी के टूटने की आवाज से ही टूटता था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी। वे पेड़ के नीचे एक साथ दुबके हुए थे। लालटेन की टिमटिमाती परछाइयां उनके चारों ओर नाच रही थीं और इधर-उधर घूम रही थीं, जिससे उनका डर और बढ़ रहा था। क्या तुमने वो सुना? सुरेश फुसफुसाया। उसकी आंखें घबराहट से चारों ओर देख रही थीं। रमेश ने सिर हिलाया। ये बस हवा है सुरेश, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन जब वह बोल रहा था, तब भी रमेश को यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। आग बहुत पहले ही राख में तब्दील हो चुकी थी, जिससे वे ठंडी रात की हवा में कांप रहे थे। जैसे ही निराशा छाना शुरू हुई, दूरी में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि यह रोशनी का धोखा है, उनके नींद से वंचित दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे जैसे चमक तेज होती गई, एक कोमल ईथर चमक में बदल गई। उन्होंने डर और आकर्षण के मिश्रण के साथ महसूस किया कि ये उनकी ओर आ रही है। वो क्या है? सुरेश फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन से मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। रमेश ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। जैसे ही रोशनी करीब आई, वे उसके बीच में एक आकृति बना सके। महिला, जो बहते हुए सफेद वस्त्र पहने हुए थी। अपनी जगह पर जमे हुए रमेश और सुरेश केवल यह देख सकते थे कि महिला उनकी ओर कैसे सरक रही है। उसके नंगे पैर जमीन से ऊपर तैरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चमेली और चंदन की खुशबू से हवा भारी हो गई और उनके डर के बावजूद शांति की एक अजीब सी अनुभूति उन पर छा गई। महिला कुछ फीट दूर रुकी। उसकी चमकदार आंखें उदासी और करुणा के मिश्रण से उन्हें देख रही थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, महिला ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज एक कोमल, संगीतमय फुसफुसाहट थी, जो सफाई के माध्यम से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। रमेश को सबसे पहले अपनी आवाज मिली। उसका शुरुआती डर विस्मय की एक अजीब सी अनुभूति से बदल गया। आप कौन हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मैं इस जगह की रक्षक हूं, उसने उत्तर दिया। उन लोगों से इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं जो इसे नुकसान पहुंचाएंगे। कहानी सच थी। पेड़ की रक्षा यह अलौकिक प्राणी कर रहा था। कृपया हमें जाने दो, सुरेश ने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, हम बस उत्सुक थे। महिला की निगाहें नरम हो गईं। जिज्ञासा एक शक्तिशाली शक्ति है, उसने कहा, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है। अब जाओ और फिर कभी इस जगह पर वापस मत आना। रमेश और सुरेश को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे जंगल से वापस भागे। उनकी छाती में उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। महिला की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। वे पेड़ों से बाहर निकले। जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज पर टूट रही थीं, गांव को एक नरम, सुनहरी रोशनी से नहला रही थीं। उन्होंने अपनी कहानी केवल एक बार गांव के बुजुर्गों को सुनाई। अपने मुलाकात के हर विवरण को बगीचे के रक्षक के साथ बताया। बुजुर्ग ध्यान से सुनते थे। उनके चेहरे गंभीर थे। जब वे समाप्त हो गए, तो उनमें से सबसे बड़े ने धीरे से सिर हिलाया। कहानी सच है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थी। पेड़ श्रापित नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित है। हमें इसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और इसे अबाधित छोड़ देना चाहिए। उस दिन से गांव वालों ने अपने वादे का सम्मान किया। श्रापित पेड़ की कहानी जीवित रही।
पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहस्य छोड़ देना ही बेहतर होता है। श्रापित पेड़ एक मूक पहरेदार के रूप में खड़ा था, रहस्यों का रक्षक। इसकी उपस्थिति उन अनदेखी ताकतों की निरंतर याद दिलाती है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं।